कि सरकारी नौकरी में पहले वाली बात अब नहीं है। हाँ। मतलब पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी में पैसा आ जाता था, मेहनत कम था। अब क्या है कि आप अभी देख सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कॉलेज बहुत सुंदर दिखता है। मेरा काम इतना सुंदर है कि लोगों का विश्वास इतना बढ़ा है। मान लीजिए BCA के लिए 3 लाख रुपए पटना में खर्चा होता है, तो उनको जो मान्यता है वो कहाँ से है? लेकिन हम PTM इसलिए करते हैं कि जो बच्चे आ ही नहीं रहे पढ़ने, ठीक है, और उनको कल BCA की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, तो उनका तो नौकरी नहीं होगा। दोस्तों, आजकल का ज़माना तकनीकी शिक्षा का है, आजकल का ज़माना प्रोफेशनल एजुकेशन का है। अगर हम लोग बात करते हैं अपने सोसाइटी में तो वही परंपरागत शिक्षा पद्धति की बातें हमेशा होती हैं। सिंपल सा अगर किसी को डिग्री लेना होता है तो वो BA MA इत्यादि जो नॉर्मल हम लोग लेते आ रहे हैं, हमारे समाज में जो देखा देखी वाली स्थिति रहती है उसी को देख के हम लोग डिग्री लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आजकल ज़माना प्रोफेशनल एजुकेशन का है और हम लोग तकनीकी शिक्षा को लेते हुए अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट पर भी और हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग अतिथि के साथ अलग अलग विषयों के साथ हम लोग उस पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमें रेडियो मयूर पे अक्सर आपने सुना होगा कि हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम्स में अतिथियों को बुलाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बुलाए हैं अपने स्टूडियो में हमारे शहर के जाने माने शिक्षाविद और एक ऐसा नाम जिसके लिए पहचान की कोई मोहताज नहीं है वो तो मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद हैं सुधाकर भारद्वाज जी, जो कि विद्या विहार कॉलेज चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आपने कीमती समय में से मेरे लिए कुछ समय निकालने के लिए धन्यवाद आपका सर, क्योंकि आप भी काफ़ी बिजी रहते हैं और हम लोगों ने अक्सर रेडियो पे एजुकेशन को लेके और हेल्थ को लेके काफ़ी सारी बातें की हैं और आपके साथ भी हम लोगों ने कई दिनों पहले कुछ एपिसोड्स भी किए थे। और विद्या विहार कॉलेज जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस चीज़ के लिए हम लोगों ने अक्सर बातें की भी हैं और मैं इधर सोच रहा था कि क्यों ना एक बार फिर से हम लोग चर्चा करें। और जैसे कि मौसम भी आ रहा है अभी, चूँकि हमारे यहाँ जो फरवरी मार्च के बाद का जो सीज़न होता है वो एग्ज़ामिनेशन, पढ़ाई लिखाई, एडमिशन का एक मौसम होता है, तो इसमें हम लोग कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करें जो कि आपका एक्सपर्टाइज़ है। आपका एक्सपर्टाइज़ है प्रोफेशनल एजुकेशन, आपका एक्सपर्टाइज़ है टेक्निकल एजुकेशन। और शहर की जो स्थिति है, JP यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो हालत है वो सभी जानते हैं और उसके लिए मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम लोग आज जानेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के महत्व को। सबसे पहले सर, विद्या विहार कॉलेज के बारे में हमारे श्रोताओं और दर्शकों को एक छोटा सा ब्रीफ दें उनको। जी, विद्या विहार कॉलेज एक ऐसी संस्था है जो 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी और उस समय से अभी तक लगातार ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़कर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में, इवन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के भी क्षेत्र में काम करते आ रही है। और इसको मान्यता जो है वो मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना से है, जो बिहार सरकार की स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। जी, अगर हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन या फिर जो भी तकनीकी शिक्षा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या महत्व देखते हैं इसको? देखिए, मतलब बेसिक चीज़ों को समझना है कि अगर पढ़ना है, मतलब ग्रेजुएशन करना है, तो क्यों ना प्रोफेशनल एजुकेशन करें। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि एक ज़माना था जब ट्रेडिशनल एजुकेशन BA BSc BCom तक ही हम लोग केंद्रित थे, उससे आगे कोई मतलब तरीका ही नहीं था जहां हम जा सकते थे। एक दो यूनिवर्सिटी थी वो भी डिस्टेंस एजुकेशन में जो हर जगह चलती थी, जैसे इग्नू हो गया, नालंदा हो गया। अब इग्नू नालंदा में समस्या ये था कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन था और प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल अप्रोच में एजुकेशन। तो वहाँ तो डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए बना था जो मतलब सरकारी नौकरी में या किसी प्राइवेट नौकरी में व्यस्त हैं। तो ये हुआ कि अब आज के डेट में सरकार के पास उतनी नौकरियां तो नहीं हैं जिससे कि पूरी बेरोजगारी खत्म हो जाए। बिल्कुल। और कॉरपोरेट कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जॉब है
और प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन से नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन से ही आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेंगे। तो मेरा यह मानना है और मेरा यह अपील भी लोगों से है कि अगर ग्रेजुएशन आपको करना है और सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो दोनों प्रोफेशनल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन को लेने के बाद आप कर सकते हैं। अब वो ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, तो BCA BBA या कुछ भी बीटेक हो गया या कुछ भी हो गया, MBA MCA करके भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन में जितने भी अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं या मास्टर लेवल के कोर्सेज होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होते हैं, इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होते हैं। तो ऐसा कहीं पाबंदी नहीं है कि आप BA करोगे तभी आप बैंक की नौकरी कर पाओगे या किसी भी तरह की सरकारी नौकरी कर पाओगे या BSc करोगे, BCom करोगे। तो मैं ये कहता हूं कि दो अपॉर्चुनिटी एक साथ लेके चलिए। आप प्रोफेशनल एजुकेशन करिए और क्या है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन बिजनेस कोर्सेज जो भी उपलब्ध है, हमसे जितना बन पा रहा है मैं कर रहा हूं। हमसे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वहां जाएंगे, अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। और अगर आपकी सरकार में नौकरी हो जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप तो कुछ बने हैं ना, हाँ। आप स्किल्ड हैं। अब क्या है कि कॉर्पोरेट में आप ट्राई करेंगे तो बेशक बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज, जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, इस पे भी आजकल कुछ हमने सोचा है, वो बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी में पहले वाली बात अब नहीं है। हाँ। मतलब पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी में पैसा आ जाता था, मेहनत कम था। अब क्या है कि आप अभी देख सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में 9 बजे से 5 बजे तक काम करना है, और हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 1 घंटा कम होता है। कई जगह आप प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे अच्छी सैलरी वहाँ है, और 8 बजे से 2 बजे तक काम करना है। तो अब कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा है और पैसा सरकारी में कम है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि प्राइवेट में भी अच्छी जगह पे जब आप रहेंगे तो आपका लाइफ है, हर जगह आपको प्राइवेट में तब रहेंगे जब आप स्किल्ड होंगे। हाँ। तो यही मुझे कहना है कि अब तो प्रोफेशनल एजुकेशन का ही जमाना है और उसी के साथ जाना चाहिए। ये इसमें दोनों तरफ से फायदा है, सरकारी में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो अब इस जमाने में विद्या विहार कॉलेज जैसे संस्थानों की जो जरूरत है या फिर उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद विद्या विहार कॉलेज ही एक स्टूडेंट या अभिभावक क्यों चुने, उसके लिए कुछ पॉइंट्स बता दें। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कॉलेज बहुत सुंदर दिखता है। मेरा काम इतना सुंदर है कि लोगों का विश्वास इतना बढ़ा है। अब होता क्या है कि प्रोफेशनल एजुकेशन, अभी हमने बात किया प्रैक्टिकल अप्रोच की चीज़ है। अब क्या है कि BCA अगर बच्चा करता है तो उसको पूरे 3 साल क्लासरूम चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको एजुकेशन चाहिए, और वो तब संभव है जब आपके पास रेगुलर फुल टाइमर टीचर्स उपलब्ध होंगे, रेगुलर आपके पास क्लासेस चलेंगे, और रोज बच्चा 3 घंटा 4 घंटा जब आपके साथ जुड़ेगा, पढ़ेगा, तभी वो प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद वो कहीं कुछ जाके कर पाएगा, कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा, कहीं नौकरी ले पाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ है कि BCA BBA लाइब्रेरी साइंस या BJMC तो आपका डिपार्टमेंट है और आपका सहयोग रहा भी है। जी बिल्कुल। ठीक है, और आप खुद जान रहे हैं कि आपके यहाँ से बच्चे हमारे द्वारा कितने स्किल्ड होके बाहर निकले हैं। हाँ, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और वो बच्चे अच्छे जगह पे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब कोर्सेज में हमारे यहाँ एकदम रेगुलर फुल टाइम क्लासेज होते हैं, और हम लोग इतना जुड़ के उसको पढ़ाते हैं कि बच्चा निकलने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ करता है। और एक बात मतलब स्टार मार्क में बता रहे हैं नोट कि जो बच्चे BA BSc BCom किए, इस बार की अपॉर्चुनिटी जो नीतीश कुमार जी की आई थी 1 लाख 2 लाख बहाली शिक्षक की, उसमें वो चूक गए। और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर टीचर में हो गया। अब वो कैसे हुआ? आपको इंटर कॉलेज में, इवन हम प्राइमरी की स्कूल की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से बच्चा प्रोफेसर बन गया। अब कैसे बना? उसमें क्या क्राइटेरिया था कि मिनिमम ग्रेजुएशन इन IT होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो बच्चा BCA मेरे यहाँ से किया हुआ था, जो लड़का MCA किया था और अच्छी बात है, जो MBA किया था अच्छी बात है, लेकिन जो वो नहीं किया था, अगर सिंपल MA कर लिया था, MCom कर लिया था, MSc भी कर लिया था, तो उधर से उसका मास्टर्स हो गया, और इधर सरकार कह रही है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएट IT में होना जरूरी है। ठीक है, वो मेरे यहाँ से हो गया था, और उन सारे बच्चों की नौकरी हो गई। क्या बात है।
तो ये हमारी बहुत बड़ी तो उपलब्धि ये है। समझने वाली बात है छपरा, और जो भी हमें देख रहे हैं दर्शक और स्टूडेंट्स, चाहे उनके अभिभावक, ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए और हम सबको एक दूसरे को बतानी चाहिए कि प्रोफेशनल एजुकेशन का क्या महत्व हो सकता है। आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप स्किल्ड हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में फ़र्क महसूस कर सकते हैं और काम करने का नज़रिया भी बदल सकता है। अब हम लोग बातें करें कोर्सेज़ के ऊपर, तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या क्या कोर्सेज़ हैं? हमारे यहाँ यूजी में अंडर ग्रेजुएट में BCA है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT का कोर्स है। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA है, मैनेजमेंट का कोर्स है। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया का, पत्रकारिता का कोर्स है। और एक बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स है, जो लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जो बहाली होती है उसके लिए वो कोर्स है। काफ़ी डिमांडिंग है। अभी भी कल परसों में नोटिफिकेशन एक आया था जिसमें 7,000 लाइब्रेरियन की बहाली होने वाली है। ठीक है, और ये तो 7,000 कुछ नहीं है, जो कंप्यूटर टीचर में बहाली हुई है वो आप तो देख ही रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी 1 लाख अभी और बहाली आने वाली है। तो 2 चरण में बहाली हो गई है, तीसरे चरण में बहाली आने वाली है। मतलब ऐसा एक भी स्कूल नहीं बचेगा जहां कंप्यूटर लैब नहीं होंगे और जहां कंप्यूटर टीचर नहीं होंगे। अब वो तभी संभव है जब आप IT के क्षेत्र में एजुकेशन करेंगे और कम से कम डिग्री लेवल तक, कम से कम BCA करना होगा, BSc IT करना होगा। DCA टैली सब करने से नहीं होगा, इन सब से कुछ नहीं होता है। तो आप समझ जाइए, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आने वाली हैं। जैसा कि सर ने बताया, कई सारी बहालियां आने वाली हैं, तो उसके लिए पहले से ही आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आप को स्किल्ड बनाइए। सर, अब थोड़ा सा हम लोग बातें कर लें यहाँ के सिस्टम के ऊपर और सोच के ऊपर। जैसे हम लोग अक्सर बातें करते हैं पेरेंट्स से, तो उनकी सोच यही रहती है कि नहीं, हम अपने बेटा बेटी में पैसा लगाएंगे तो उनको पटना भेज दें, दिल्ली भेज दें, तभी उनका लाइफ बन पाएगा। इस सोच पे आप कैसे कन्विंस करते हैं कि छपरा में उस तरीके की सिस्टम नहीं है, चाहे सुविधा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत हुए थे। लोगों को बताना पड़ता था कि हम क्या है। आज के डेट में नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा सीट हर साल फुल हो जाता है। काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो अब माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हो गया है, लोग जान गए। लेकिन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये देखिए कि बाहर में जहां आप जा रहे हैं, मान लीजिए BCA के लिए 3 लाख रुपए पटना में खर्चा होता है, तो उनको जो मान्यता है वो कहाँ से है और मुझे जो मान्यता है वो कहाँ से है, इसको परखने की चीज़ है। जो वहाँ सर्विसेज मिल रहे हैं, अभी आप बच्चा को क्या सर्विस चाहिए? मेनली पढ़ाई। उसको क्लासरूम कंडक्ट पूरे साल पूरे सिलेबस को होना चाहिए अच्छे से, वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। अब जनरली गार्जियन के दिमाग में होता क्या है कि हम बड़े जगह पे जाएंगे, मतलब होता है ना, दूर का ढोल सुहावन लागे वाला बात जो है। तो हम लोग ये सब चीज़ तो हम लोग लोकल हैं तो जानते हैं, आम भाषा में बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है ना कि लोगों को लगता है ना कि ना पटना जाएंगे ना दिल्ली जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट्स को तो मेजर करिए, देखिए कि आपको ज़रूरत क्या है। अगर जो ज़रूरत आपको है वो चीज़ अगर छपरा में उपलब्ध है तो क्यों नहीं यहाँ हम करें। और ये चीज़ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ के गार्जियन सब समझ गए हैं, और नहीं समझते तो 60 में 60 सीट हर साल फुल नहीं होता है। 2022 सेशन की परीक्षा नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट सबको बता रहा हूँ कि नहीं हुई है। लेकिन 2023 की सीट फुल है और 24 में हम इस डर से एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि भाई पहले 22 का 23 का एग्जामिनेशन हो जाए तब हम 24 में एडमिशन लेंगे। तो ये लोगों का विश्वास है और हमारा काम है, मेहनत है। आपको चैलेंजेस किस तरह के से मिलते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत तरह के चैलेंजेस आते होंगे, कठिनाइयाँ आती होंगी, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप? देखिए, कहेंगे तो लोगों को खराब लगेगा लेकिन कह रहे हैं, फिर भी कहेंगे, क्योंकि देखिए गलत चीज़ों का तो उस पर प्रहार करना जरूरी है, तभी समाज में सुधार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना कि यहाँ के लोग मान्यता जांच ही नहीं करते हैं। ये सही कहा आपने। सबसे बड़ा चीज़ है। मान लीजिए कि विद्या विहार कॉलेज को मान्यता है तो आप जाके रजिस्ट्रार से मिल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो मान्यता का पेपर है, परमिशन लेटर है, MOU है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग ऑफिस में उसको रखे हुए सबके लिए, क्या आप देखो समझो। क्या है कि बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी अनाप शनाप पैसा लेता है। हम लोग तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं। वो यूनिवर्सिटी क्या है, काउंसलिंग सेंटर, एडमिशन सेंटर, इवन कहिए तो ब्रोकर, हर कोने कोने में बना दिया है। और उसका यहाँ से एडमिशन कलेक्ट करके कोई मेरठ ले जा रहा है, कोई जयपुर ले जा रहा है, कोई कहीं और ले जा रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश लेके चला जा रहा है। और स्थिति तब बन रही है कि जब क्या हो रहा है कि जब वेरिफिकेशन जा रहा है तो यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं कर रही है।
जैसे सरकार में नौकरी हो गई, अब वो क्या है कि सर्टिफिकेट मार्कशीट को फोटोस्टेट लगा के विभागीय लेटर बना के वो भेजता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी उसको जवाब नहीं देती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी गलत तरीके से तो कराई ही है। अब बताइए कि एग्जामिनेशन जिस यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश में चलना है उसको उससे बाहर चलना ही नहीं है, इवन उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही चलना है। जैसे आपके बिहार में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हमारा स्थानीय यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी को छपरा, सिवान, गोपालगंज में ही चलना है, मोतिहारी में नहीं चलेगा, हाजीपुर में नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो उत्तर प्रदेश के 2, 3, 4 जिलों में ही चल सकता है। वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से यहाँ छपरा में होते हैं। ये प्रायः सुनने में हमको आता है, लोग कहते हैं कि क्यों ना आपके पास इतना झमेला है, एडमिशन लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर क्लास करना पड़ता है, फिर थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर पे देने पड़ते हैं, और यहाँ लोग कहते हैं कि सर बैक डेट में नहीं मिल जाएगा। तो भाई बैक डेट वालों आप समझ जाओ इस बात को, या बैक डेट नहीं करेंट डेट में भी कर रहे हैं तो अगर कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी है उसके एग्जामिनेशन आप अगर छपरा में दे रहे हैं, ऑफलाइन में दे रहे हैं या ऑनलाइन में दे रहे हैं, तो आप अपनी डिग्री की मान्यता पर कल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो उसके भागीदार आप ही होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग हमारे मान्यता को, ओरिजिनल को, डुप्लीकेट को नहीं समझते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है कि बच्चा पढ़ने आता है, ठीक है, लेकिन गार्जियन उतना सजग नहीं है कि बच्चा अगर क्लास करने नहीं आ रहा है तो उसको हम फॉलो अप ले। हम लोग फोन भी अगर कराते हैं तो गार्जियन कहता है मुझे टाइम नहीं है, वो नहीं जा रहा है तो हम क्या करें। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। ये तो हमारे यहाँ देखिए शुरू से है, और हम कहें कि पेरेंट्स अगर जिस तरीके से भाग नहीं ले पाते हैं, स्कूल में भी होता है, स्कूल में भी वही सिस्टम है। अब तो खैर जब से ये नई नई चीज़ें आने लगी हैं, लोग देखते हैं सिनेमा वगैरह में वो सब चीज़ें होती हैं, तो हमारे नई चीज़ों में भी लोग ढल रहे हैं। तो अब चीज़ें बदलनी चाहिए। हम सबको जब हम लोग कोई छोटा सा सामान लेते हैं तो उसका देखते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। मैं कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग किया हूँ, जबकि पीटीएम केवल छोटे बच्चों के लिए होता है स्कूल में, कॉलेज में वो भी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए नहीं होता है। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन पीटीएम हमारे यहाँ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको खुद हंसी आता है, बिल्कुल, और लाज भी लगता है। बहुत सही चीज। लेकिन हम पीटीएम इसलिए करते हैं कि जो बच्चे आ ही नहीं रहे पढ़ने, ठीक है, और उनको कल बीसीए की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, तो उनका तो नौकरी नहीं होगा। तो भाई इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? सही बात। जो लड़कियां, हम बता दे रहे हैं सरकार की कुछ बातें कि जो लड़कियां अगर नहीं पढ़ना है, क्लास आपको नहीं आना है, तो जाइए राजेंद्र कॉलेज में लड़की का फ्री में एडमिशन होता है, वहां कराइए। हमको पैसा क्यों देते हैं? बीसीए कर लीजिएगा, बीबीए कर लीजिएगा और क्लास एक दिन नहीं आइएगा, तो फिर क्या फायदा है? और टेक्निकल एजुकेशन में जब तक आप क्लास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे, आप स्किल्ड नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे जब व्यवस्था है, सीरियसली आप उसमें जुड़ें। और अभिभावक, आप लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, पेरेंट्स, उनसे भी आग्रह है कि अपने बच्चे जब आपके कहीं पढ़ते हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दें, और कहाँ जाके क्या पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब बातों पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा अपना जो सिस्टम है बिहार का, उसको हम लोग लेके थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है, जो भी पद्धति है हमारे यहाँ, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे हायर एजुकेशन का हो, कॉलेजेस का हो, आप उससे कितने संतुष्ट रहते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि सब तो हमारे अपने ही हैं, बट बहुत संतुष्ट नहीं है। कुछ चेंजेस चाहिए, और चेंजेस कुछ इस तरह के चाहिए कि सबसे पहले तो गार्जियन का और स्टूडेंट का दोनों का मोटिवेशन ज़रूरी है। ये हम करते हैं अपने यहाँ, हम खुद करते हैं भाई, मोटिवेटर हम है नहीं, लेकिन अपना पूरा सक्षमता अपना लगाते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लास में अपीयरेंस बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं उसका, जैसे कि कोई लड़का आता है वो अजीब टाइप का शर्ट पहन के आता है, ठीक है, तो उसको एक दिन समझाते तो अगला दिन थोड़ा सा सिविलाइज ढंग से वो शर्ट पहन के आता है, दिखता है अच्छा। तो इस तरह का मोटिवेशन अपने आप में होना जरूरी है, और ये आदमी सेल्फ मोटिवेट हो सकता है। मुझे कौन मोटिवेट करता है? सही बात। मुझे कोई नहीं करता है, मैं खुद अपने से मोटिवेट होता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या करे तो समाज में फायदा हो सकता है समाज को। कहीं ना कहीं सामाजिक आदमी है, हम लोग समाज में जी रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व है, मेरा भी कुछ दायित्व है। तो अब सिंपली पैसा कमा लेना, कॉलेज चलाकर अगर ये रहे थे तब तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो स्कूल सब चल रहे हैं, ठीक है, उन सभी स्कूल लोगों को हम यही कहेंगे कि भाई बच्चों के अपीयरेंस पर, अब हमारा ही बच्चा नहीं जाता है स्कूल, फिर भी कोई फ़ोन नहीं आता है, हाँ, कि भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आता है, तो हम भी कमज़ोर पड़ जा रहे हैं वहाँ पे, हम भी उतने सजग नहीं हैं। लेकिन अगर फ़ोन आता, जैसे हमारे कॉलेज से लोगों को जा रहा है फ़ोन, हम लोग पीटीएम कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं एडमिशन लेकर, क्यों नहीं पढ़ने आते हैं, ये सब हम जब कर रहे हैं तो ये सारे स्कूल में होना चाहिए।
और बिल्कुल छपरा, आपकी भी जो राय है इस पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, हमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि इस पे आप क्या सोचते हैं। एक अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, नौकरी की बात होती है, तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में अक्सर घरों में युद्ध छिड़ा रहता है। घर के लोग कहते हैं कि मम्मी पापा की भाई किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करो, लेकिन क्या तैयारी करो ये समझ में नहीं आता है। और बाकी एक ही रहता है कि भाई आप सरकारी नौकरी किसी तरह ले लीजिए, आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। तो छपरा जैसे शहर में, छोटा शहर है, गांव से काफ़ी सारे बच्चे आते हैं छपरा में, उनके पेरेंट्स को कैसे आप समझाना चाहेंगे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में जब छिड़ी रहती है बातें? तो ये आजकल भी अभी भी है हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग भी ये बात कहते हैं कि हमारे घर के लोगों का प्रेशर है, जबकि वो लोग पूरा संपन्न है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है छपरा में। छपरा में अगर मान लीजिए कि कोई मतलब कैसे खोल के बताएं, लेकिन अगर 60-70 हज़ार रुपया भी अगर महीना में कमा ले रहा है कोई टीचर, 80 हज़ार कमा ले रहा है तो कम तो नहीं कमा रहा है। लेकिन उसके भी घर में ये चीज़ होती है कि ना तुम सरकारी नौकरी में चले जाओ। अब न जाने क्या है इसमें, लोगों को हमको ये लगता है कि लोग ये देखते हैं स्थिरता, परमानेंट, हाँ सिक्योरिटी के भाई इसमें तो हो गया तो अब हो गया, अब कहीं नहीं जाने वाला, काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन नहीं काम नहीं करना पड़ेगा, और अब नौकरी तो कोई हमसे ले ही नहीं सकता है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है, इस तरह की चीजें दिमाग में बनी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उससे भी बेहतर प्राइवेट में कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप ये मोटिवेटेड होइएगा कि मुझे कुछ बेहतर करना है। आप बेहतर आदमी के लिए, हर आदमी ललायित है कि हमारे पास एक अच्छा आदमी आए, हर फील्ड में मीडिया के क्षेत्र में देखिए जो अच्छा काम कर रहा है वो रुक रहा है, नीचे ऊपर चला जा रहा है। आज मान लीजिए कि अंजना ओम कश्यप को दिक्कत है जी, इसको छोड़ देगी उसके में चले जाएगी, तो इस तरह के लोग हैं। तो ये जब आप सोच लीजिएगा कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, मुझे ईमानदारी से काम करना है, तो आपको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को गार्जियंस काबिल बनाइए, ऐसा बनाइए कि वो प्राइवेट सरकारी कुछ भी हो, कहीं भी हो, तो वो इंगेज रहे, उसकी जिंदगी चलती रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी से ही जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। हाँ, जीवन जीना है, और ये हौसला रखना है कि हम जहाँ हैं वहाँ मतलब स्थापित करके रहेंगे। मतलब कई बार मुझे ऐसे लोग मिले हैं जैसे कि सरकारी नौकरी में है और 50 साल के हो चुके हैं, कई सारे वर्ष उन्होंने अपनी नौकरी में दे दिया है, लेकिन जब उनसे बात किया जाता है तो वो लोग कहीं संतुष्ट नहीं महसूस कर पाते हैं अपने आप को। वो लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग सिर्फ एक मशीन जैसा बन चुके हैं, जो सोचे थे वो नहीं कर पाए हैं। देखिए जिंदगी जी नहीं पाते हैं, ये बात सही है, जिंदगी नहीं है, इतना प्रेशर है। वही तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे कि अब वो सरकारी नौकरी नहीं है जो पहले था कि 11 बजे जाते थे और 3 बजे चले आते थे, और फिर भी एकदम हमको कमीशन वाली सैलरी ढंग की मिलती थी। वो अब बात नहीं है। आज के डेट में तो जो हो रही है उसमें तो ये स्केल नहीं क्लियर किया है, कौन स्केल पे आप हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ, और इतना सारा काम। अब देखो पेंशन की भी चीजें, हाँ, और दूसरी चीजें हैं कि अब मान लीजिए कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। सरकार में नौकरियां आ रही हैं तो धीरे धीरे वो भी होगा, पे स्केल भी आएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। कम से कम अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा बेरोजगारी था, उसमें तो कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, कुछ तो हो रहा है कि भाई लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। तो ये चीजें तो हो रही है। अब लोग संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अब बाहर के लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उनको लगता है कि वो तो इतना अच्छा लाइफ जी रहा है और हम कहाँ पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि शिक्षक को क्या है ना कि बाकी और भी चीजों में उलझा दिया जाता है। ठीक है, अदर एक्टिविटीज में। बैंक कर्मी है तो बैंक कर्मी को बैंक के काम को छोड़ के दूसरे कामों में। अब क्या है ना कि लोन अगर तुम दिए हो तो लोन का वसूली भी तुम ही करोगे, ठीक है, जबकि वो काम उसका नहीं था। शिक्षक को क्या है कि अब शिक्षक को तुमको पढ़ाने का काम है, तब इसके अलावा तुमको इलेक्शन से लेकर के लैट्रिन शौचालय गिनती से लेकर के हर चीज तुमको करना है, ठीक है। लेकिन आप सरकार में नौकरी कर रहे हैं तो आप करिए, आपको करना पड़ेगा। चलिए, नया साल है और नए साल में विद्या विहार कॉलेज क्या नया कर रहा है अपने स्टूडेंट के बीच में? विद्या विहार कॉलेज तो अपने जगह पे अच्छा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ हैं सब कोर्स फुल हो रहे हैं, सारे सीट, तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब विद्या विहार कॉलेज का एक नया विंग आ रहा है, विद्या विहार स्कूल। क्या बात है? हाँ, नाम थोड़ा क्लियर अभी नहीं है, विद्या विहार स्कूल है कुछ और। ये स्कूल अच्छा है, हाँ, नाम अच्छा है। हाँ, तो इसी से रिलेटेड एक विद्या विहार तो हमारा है, वो तो ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, तो वो रहेगा। और विद्या विहार के साथ उसमें जो भी जोड़ करके एक नया स्कूल, क्योंकि जनरली कई कार्यक्रम में हम गए हैं स्कूली बच्चों के साथ, जब बात किए हैं किसी कार्यक्रम में किसी को सम्मान देने में या कुछ भी करने में, हम देखे हैं कि वहाँ भी कुछ ज़रूरी है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, तो क्योंकि हमारे पास तो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट तक
जो उनको चाहिए Basic वो कहीं education। नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, हम चाह रहे हैं कि उसमें भी अपना योगदान हम दें, क्योंकि हम जब इसी क्षेत्र में 10-12 साल समय अपना बिता दिए हैं तो अब इसी में रहना है, कुछ दूसरा नहीं करना है। तो अब सोच रहे हैं कि फाउंडेशन जो नौनिहाल है वहाँ से शुरू करें और उसको ऊपर तक ले जाएं, और समाज का कहाँ तक साथ मिलेगा ये हम भी नहीं जानते हैं, हमारी क्षमता कितनी है ये भी हम नहीं जानते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास आपका रहेगा और आने वाले समय में हम सब की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि सुधाकर भारद्वाज जी राजनीति में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और ये उसमें भी कार्यरत हैं, और ये प्रदेश महासचिव हैं जदयू में श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के, और शिक्षा के साथ साथ ये राजनीति के गलियारों में भी इनका आना जाना लगा रह रहा है। और वैसे भी सोशल मीडिया के पोस्ट से हमें लगातार इनकी तस्वीरें और ऐसे पोस्ट दिखते रहते हैं जो ये इस बात का इशारा करते हैं कि इन्हें राजनीति में भी रुचि है। तो एक शिक्षाविद होने के नाते आप जो राजनीति में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं, तो कैसे बैलेंस हो पाता है? राजनीति को अक्सर दूसरे नज़र से देखा जाता है, तो उसमें आप कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, कहना ये है कि आप समझ सकते हैं कि सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही। आप सिस्टम के बाहर से आप कहेंगे कि रेडियो मयूर बहुत खराब है, नहीं ठीक होगा। रेडियो मयूर को ठीक करना है तो रेडियो मयूर के अंदर आना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। तो राजनीति में आने का यही मेन मतलब कारण था। बहुत सारी चीज़ों को हम देखते थे, और लोग ऐसे ही बाहर से कहते हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये सरकार गलत कर रही है। हम लोग मतलब पार्टी में है, जनता दल यू में है, जिसकी सरकार है। इस पार्टी में होने का मेन कारण ये है कि इसी का रूल है, इसी का सरकार चल रहा है। और हम लोग जो हैं, जो भी प्रदेश में पदाधिकारी हैं या जो लोग जिला पे होंगे, पंचायत पे होंगे, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सारे पदाधिकारी एक तरह से समझिए तो संवाद वाहक हैं मुख्यमंत्री जी के, सरकार के। हम लोग कोई भी मीटिंग होता है तो वहाँ हम लोग अपनी बातों को कहते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि सरकार तक कोई बात पहुंचाना है और सरकार उसको सुने। आप आम आदमी कहेंगे तो हो सकता है पहुंचे नहीं, पहुंचेगा भी तो उसको सुने लोग नहीं। तो एक मीटिंग जो कोर कमेटी की होती है, उस मीटिंग में हम प्रदेश पदाधिकारी हैं तो मेरी बात तो सुनी जाती है। तो वहाँ हम अपनी बातें रखते हैं कि भाई आपका ये योजना चल रहा है लेकिन इसका ढंग से संचालन नहीं हो रहा है, तो ये बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, उस डिपार्टमेंट के मंत्री को ये दिमाग में, जैसे आज ही शीला मंडल आने वाली हैं तो हम उनसे चाहें तो यातायात पर कुछ कह सकते हैं, परिवहन मंत्री हैं, तो हम कहेंगे तो उनके दिमाग में जाएगा, हो सकता है उस पर कोई एक्शन हो। तो राजनीति में आने का कारण था कि राजनीति को ठीक करना है, और अच्छे लोग जब आएंगे तभी राजनीति ठीक होगी। बाहर से हम कुछ भी बोलते रहें तो राजनीति नहीं ठीक होगी। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जब तक अच्छे लोग, लायक लोग नहीं आएंगे इसमें तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। मुख्य धारा की जो राजनीति होती है, जिसमें लोग हमेशा देखते हैं कि जो राजनेता जो बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, उस मुख्य धारा की राजनीति से भी जुड़ने का कोई प्लान आगे? बड़ा अजीब सवाल है ये, हर बार होता है। ऐसा है कि देखिए, राजनीति में हम आए, ठीक बातें इशारा करती हैं। जी, मैं बता दे रहा हूँ, मैं क्लियर करूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल वाले ने भी बात पूछा था, फिर भी हम बताए थे। देखिए, हम राजनीति में आए, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग ही कहे, ठीक है, कि सर आपको आना चाहिए। जैसे अब ये मेरा मुखरता, ठीक है, हम जो मुखर होकर कहीं बात रखते हैं किसी मंच पे, तो लोगों को लगता है कि अगर ऐसा आदमी किस्मत से सदन में चला गया तो वहाँ चाहे कहीं पार्टी के किसी वैसे पटल पे चला गया तो हो सकता है कुछ छपड़ा का उद्धार हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आप जैसे लोग ही, कितने लोग हमको कहे तो मेरे अंदर प्रेरणा हुई, तो हम राजनीति में चले गए। अब जहाँ तक चुनाव लड़ने वाली बात है जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है, अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा, किसी प्रकार की कोई चुनाव मुझे नहीं लड़नी है। लेकिन अब समाज चाहेगा तो इस समाज के हम अंग हैं और इसी समाज के लिए हम जीते हैं। तो अगर कभी कोई चाहेगा तब तो मुझे करना पड़ेगा। पार्टी ही अगर चाह दे कि आपको एमएलसी हम बनाएंगे तो हम मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम पार्टी में पदाधिकारी हैं। पार्टी के सेवा अगर 5 साल 7 साल 10 साल तक करते रहेंगे, हो सकता है अगर कोई चाह दे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा है। चलिए, इशारा काफ़ी होता है बातों को समझने के लिए, और फिलहाल हम लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दों पे बातें कर ली हैं, और सर को भी आगे अपने कॉलेज और बाकी सब काम के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको आज की बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, और सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए। सर, नए साल पे एक इस एपिसोड के लिए आखिरी कोई संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस शो से विदा लेंगे।
सबसे पहले तो कि आपसे बहुत पुरानी संबंध है, ठीक है। आप जब रेडियो मयूर की स्थापना किए हैं, शायद उस समय से हम आपके साथ हैं। हम आपको नहीं जानते थे कि आप बगल के हैं, रहने वाले यहीं के हैं। हमको लगा कोई बाहर का आदमी आया, कुछ छपरा को नया दे दिया, बहुत मन खुश था उस समय। बाद में जाने का ये लड़का यहीं का है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि छपरा को एक नया चीज़ आपने दिया और इतनी जीवटता से आज तक इसको आप चला रहे हैं। क्योंकि छपरा में कोई भी चीज़, नया चीज़ आप लेके आएंगे तो यहाँ के लोगों के बारे में हम कहें कि बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले उसका क्रिटिसिज्म होता है, खूब क्रिटिसाइज होता है ना, ये है वो है, रेडियो क्या है, कुछ नहीं है, ये अब कोई नहीं सुनता है, ये सब चीज़ें हुई होगी आपके साथ। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने प्रमोट किया शुरू से ही और आज भी आपके साथ हैं और आपको वचन देते हैं कि आपके साथ रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको भी 2024 में शुभकामना है कि अब रेडियो के बाद और आगे बढ़िए, जो चाहते हैं वो करिए। और आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को, दोनों, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपका है और ये भी है ऑन एयर, तो दोनों लोगों को, भाई सभी लोगों को हमारा शुभकामना है 2024 के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए श्रोताओं, नए साल में आप भी कुछ नई प्लानिंग्स करिए, नए सपने देखिए, क्योंकि सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं। और इसी संदेश के साथ, इसी बातों के साथ मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।